बच्चों, मिस्ट्री एजुकेशन के प्यारे से प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं, 12th क्लास फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर। माई सेल्फ मंजीत, मिस्ट्री एजुकेशन फिजिक्स फैकल्टी। मैं आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़े ही आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना वो दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से दो वर्ड बेटा? इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। कितने वर्ड से मिलके बना है? वो दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। जहां पे इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि चार्ज की हम यहां स्टडी करेंगे, लेकिन वो स्टडी किस कंडीशन में होगी कि वो चार्ज रेस्ट पर होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? वो रेस्ट पे। तो वी कैन से दैट स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है बेटा? तो क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्ज मोशन की कंडीशन में आ गया तो बेटा उसको हम कहां स्टडी करने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कहां स्टडी करने वाले बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर है? तो इस चैप्टर में हम चार्ज की स्टडी तो करेंगे, लेकिन वो चार्ज जो है वो किस कंडीशन में होना चाहिए बेटा? रेस्ट की कंडीशन में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो है कि चार्ज क्या चीज होती है। क्या क्या बोला बेटा? कि ये चार्ज क्या होता है। ओके, वो देखने वाले हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज से पहले मैं कुछ एक पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ चाहता हूं। ओके, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि चार्ज क्या होता है। ओके, चलिए बेटा मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है। ओके, मैग्नेट, और आपको पता ही है सर मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं, है ना? नॉर्थ पोल एंड द अनदर वन इज साउथ पोल। इस तरीके से, ठीक है बेटा? चलिए, ये मैंने दो मैग्नेट ले ली इस तरीके से, और ये नॉर्थ पोल और यही सेम यहां से साउथ पोल। आप खुद से देखो बेटा, ये दो मैग्नेट इधर आमने सामने हैं, मैग्नेट नंबर 1, मैग्नेट नंबर 2। ओके, और आपको ये पता है कि देखो फर्स्ट वाली मैग्नेट का जिस तरफ नॉर्थ पोल है उसी तरफ ही सेकेंड वाली मैग्नेट का क्या है? नॉर्थ पोल। दोनों के पोल्स क्या है बेटा? सेम। ठीक है, दोनों के पोल क्या है बेटा? सेम है। ओके, और ये भी पता है अगर फर्स्ट वाली मैग्नेट को मैं मूव करवाऊंगा किधर बेटे? राइट साइड, तो सेकंड वाली मैग्नेट भी मूव करने लग जाएगी किधर? राइट साइड। ओके, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाली मैग्नेट सेकंड वाली मैग्नेट पे क्या लगाएगी? एक फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी? एक फोर्स लगाएगी। क्लियर है बेटा? लेकिन आप ये देखो कि फर्स्ट वाली मैग्नेट ने सेकंड वाली मैग्नेट को टच भी नहीं किया, और बिना टच किए फर्स्ट वाली मैग्नेट ने सेकंड वाली मैग्नेट पे क्या लगा दिया? एक फोर्स लगा दिया। वैसे देखा जाए तो बिना टच किए तो फोर्स लगा ही नहीं सकते, है ना? लेकिन यहां पे तो लग रहा है। कैसे लग रहा है? इन दोनों के बीच में ऐसा सा कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और वो चीज पता है बेटा क्या है? वो है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अपने पास ये एक पेन है। ओके, अब देखा जाए तो इस पेन पे कौन सा फोर्स लग रहा है वो चेक करते हैं। अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं, छोड़ते ही पेन कहां जाएगा? देखो, छोड़ते ही कहां जा रहा है? ये नीचे जा रहा है। ओके, क्यों जा रहा है बेटा ये नीचे? क्योंकि ग्रेविटी इसके ऊपर क्या लगा रही? फोर्स, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है। क्लियर है? और जब तक प्रॉपर तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा तब तक ग्रेविटी इस पे क्या लगाती रहेगी? फोर्स लगाती रहेगी बेटा। क्या लगाती रहेगी? इस पे फोर्स लगाती रहेगी। देखा जाए तो इसको किसी ने टच भी नहीं किया, फिर भी नीचे जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है ये। ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? उसी तरीके से एक मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेट पे भी क्या लगा दिया? फोर्स लगाया। किस तरीके से? उन दोनों के बीच में है क्या ऐसा? वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। क्या है यहां पे? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? चलिए, तो ये पॉइंट भी यहां क्लियर हो गया, है ना? क्योंकि देखो फर्स्ट वाली मैग्नेट और सेकंड वाली मैग्नेट, उन दोनों के बीच में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तभी फर्स्ट वाली मैग्नेट ने सेकंड वाली मैग्नेट पे क्या लगाया है? एक फोर्स लगाया है। अब सुनिए ध्यान से बेटा,
हम बात करेंगे अब चार्ज की। किसकी बात करेंगे? चार्ज की। आपको ये तो पता ही है बेटा चार्ज कितने टाइप के होते हैं। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए ध्यान से, अगर मान लो मेरे पास एक कोई स्पीयर है, उस पे चार्ज है यहां पे पॉजिटिव, एक स्पीयर और है उस पे भी चार्ज कैसा है बेटे? पॉजिटिव। दोनों पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और अगर मैं ये कहूं कि फर्स्ट स्पीयर को सेकंड स्पीयर के पास लेके आएंगे तो क्या होगा? फर्स्ट वाला स्पीयर या सेकंड वाला स्पीयर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और मैं आपसे पूछूं कि रिपल्शन क्यों होगा, तो आपके पास एक ही जवाब होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहां पूछूं तो यहां भी आप क्या जवाब दोगे? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। कि जो लाइक पोल्स है बेटा वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। क्लियर है? उसी तरीके से ये दोनों चार्ज भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल किया? अगर मैं फर्स्ट वाले चार्ज को मूव करवाऊं राइट साइड, तो सेकंड वाला चार्ज भी रिपल्शन की वजह से मूव करने लगेगा राइट साइड। क्यों? इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बेटा? रिपल्शन। क्या हो रहा है? रिपल्शन। क्यों हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं भाई इन दोनों के बीच में ऐसा क्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जैसे यहां दो मैग्नेट के बीच में ऐसा क्या था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। और यहां दो चार्ज के बीच में ऐसा क्या है? वो है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करवा रहा है। क्या करवा रहा है? रिपेल करवा रहा है। अब मान लो, देखो ध्यान से, अगर हम कुछ ऐसा करें, सॉरी 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 सॉरी, अगर हम कुछ यहां पे ऐसा कर दें कि हम इन दोनों बॉडी से चार्ज को गायब कर देते हैं। ठीक है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। अब क्या किया मैंने? जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी गायब कर दिया, यहां से भी गायब कर दिया। अब यहां चार्ज है ही नहीं। ओके, फर्स्ट बॉडी और ये सेकंड बॉडी। क्लियर? देखो ध्यान से, अब अगर मैं बात करूं, अगर अब फर्स्ट बॉडी को सेकंड के पास लाएं या सेकंड को फर्स्ट के पास लाएं, तो अब रिपल्शन नहीं होगा। अब रिपल्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब दोनों पे चार्ज नहीं है। अब दोनों पे चार्ज नहीं है, रिपल्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसका मतलब यह है कि जब तक इसके ऊपर चार्ज था, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव, जब तक इसके ऊपर चार्ज था और इसके ऊपर चार्ज था, तब तक क्या लगा? यहां पे फोर्स लगा। अब क्या था? चार्ज होने की वजह से क्या हुआ? चार्ज होने की वजह से इसके आसपास क्या क्रिएट हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसमें भी चार्ज था तो उसके आसपास भी क्या क्रिएट हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ने इंटरेक्ट किया तो एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाया इन्होंने? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। अब ध्यान दें, जब तक इन दोनों बॉडीज पे चार्ज रहेगा, क्या बोला? जब तक इन दोनों बॉडीज पे चार्ज रहेगा तब तक एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करवाएंगी। क्या करवाएंगी बेटा? रिपेल करवाएंगी। क्लियर है? आया कि नहीं आया समझ में? अगर जैसे ही मैंने चार्ज गायब किया, अब रिपेल नहीं करवाएंगी। अब रिपेल नहीं करवाएंगी, इसका मतलब देखो चार्ज की डेफिनेशन क्लियर हो गई है ना? चार्ज एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है बेटा। चार्ज जिस सब्सटेंस पे होगा ना, तो उस सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी होगी कि वो अपने आसपास क्या क्रिएट कर लेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट कर लेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा, है ना? ये चार्ज वो अपने आसपास क्या क्रिएट कर लेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दूसरा पॉइंट ये, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा ही करेगा, लेकिन जब भी कोई और चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा या वो किसी और की इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा या फिर दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। इसका मतलब यहां पे दो ही चीजें याद रखनी है अपने को, है ना? कौन कौन सी दो चीजें? देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दो चीजें कौन सी? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा बेटे फोर्स। एक तो यहां पे क्या देखेंगे हम? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा फोर्स। क्लियर है बेटा? चार्ज की प्रॉपर्टीज में ये दो ही पॉइंट आएंगे।
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, आपको बताया जाएगा आगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अभी देख लेते हैं, बड़ा आसान सा है ना। चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो है ही है, क्लियर है बेटा। और वही चार्ज अगर मोशन में आ जाए, किस में आ जाए, मोशन में, तो अपने आसपास क्या क्रिएट कर लेता है वो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। याद करो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर बात करें मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो मोशन में आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी रहेगी, साथ में क्या और आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बेटा। और किसकी बात करेंगे, फोर्स की। देखो डेफिनेशन अब आपको समझ में आ जाएगी क्या। चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच अ बॉडी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बेटा, क्या प्रोड्यूस करेगी बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम बात करें क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। एंड एक्सपीरियंसेस, और क्या एक्सपीरियंस करेगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है बेटा, आया कि नहीं आया समझ में। तो ये हमने पढ़ा चार्ज के बारे में, चार्ज की डेफिनेशन। क्लियर। उसके बाद देखो चार्ज का सिंबल क्या है बेटा, क्यू। एसआई यूनिट क्या है बेटे चार्ज की, कूलम। ओके, और एक यूनिट और होती है बेटा फैराडे, है ना। तो 1 फैराडे में कितने कूलम होते हैं बेटा, नियरली इक्वल टू 96,500 कूलम। ओके चलिए, तो बेटा यहां तक का क्लियर हो गया होगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने अभी चार्ज की डेफिनेशन देख ली है, ठीक है। चलिए आगे देखते। उसके बाद देखो बेटा, हम यहां पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या पढ़ने वाले बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले। अब चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज तो आपको पहले ही आती हैं, कौन कौन सी, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पता ही है, अभी भी देख के आए हम, है ना। क्या बोले बेटा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कि जो लाइक चार्जेस हैं, जो चार्जेस सेम हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। नेक्स्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बिल्कुल, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे ना बेटा, है ना। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा बेटा, रिपल्शन। क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन। चलिए उसके बाद देखो, चार्ज बेटा क्या है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो किसी भी बॉडी पे ऑलरेडी 10 कूलम चार्ज है, आप इस बॉडी पे -10 कूलम चार्ज भेज दो या 10 कूलम चार्ज भेज दो, चार्ज को ऐड ही करना पड़ेगा। बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ऐड। चार्ज को सब्ट्रैक्ट नहीं करते। नेट चार्ज देखो, अगर मैंने -10 भेजा तो +10 और -10 कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल। ओके, 10 कूलम भेजा, 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। तो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है बेटा, ये एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए यहां तक क्लियर बेटा, एकदम आसान सिंपल। चलिए आगे देखो। अच्छा, ये पॉइंट तो सबको आता ही होगा कि जो चार्ज है वो क्या है बेटा, कंजर्व रहता है। क्या रहता है बेटा, कंजर्व। ये है ना, चार्ज इज कंजर्व। मतलब चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हो ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरीके से चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है। क्लियर है बेटा। देखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और जो नेट चार्ज रहेगा ना किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। नेट चार्ज सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, क्योंकि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हम। क्लियर है बेटा। देखो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को बेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। चलिए बेटा, अच्छा उसके बाद देखो, अभी यहां बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक्स,
वो ना आपको आना चाहिए। वो क्या बेसिक्स है उसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का मास बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के चार्ज के बारे में हम यहां चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बेटा एक टेबल कॉपी में नोट करनी है, क्योंकि कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल, यू कहते हैं ना कि बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगी। तो बेटा यही वो बेसिक्स है। कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, बच्चे को इलेक्ट्रॉन का मास नहीं पता होता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तक नहीं पता होता, तो बेटा न्यूमेरिकल कहां से होंगे। तो ये बेस है, यहीं से आपको चीजों को सीखते हुए और याद करते हुए चलना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए देखो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आपको एक कॉपी में नोट करना है, ध्यान रखना बेटा। और चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये भी आपको नोट करना है कॉपी में, और ये बेटा याद होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बेटा प्रोटॉन। किसकी बात करेंगे हम? प्रोटॉन की बात करेंगे। प्रोटॉन पे चार्ज कितना, मास कितना होता है 1.67। देखो ध्यान से सुने, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं तो टीचर हमें बोलते हैं कि बेटा सेम ही होता है। लेकिन जब आप आगे चल के न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना, रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो ज्यादा होता है, तो वहां ज्यादा लेना भी पड़ता है बेटा, है ना। क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, प्रोटॉन का थोड़ा सा कम है। लेकिन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन इतना आसान नहीं है, तो वहां से हमें पता चलती है बातें। लेकिन अभी हम सेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोटॉन का मास कितना 1.671 कर दिया मैंने, थोड़ा सा कम, और ये 1.675 थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, बस हमें याद हो जाएगा इस वजह से। प्रोटॉन का मास 1.671 10⁻27 kg। और चार्ज कितना होता है बेटा प्रोटॉन पे? चार्ज उतना ही होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, बट वो कैसा होगा? पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, चलिए न्यूट्रॉन की बात करें। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा 1.675 आ जाएगा इंटू 10⁻27 kg। और चार्ज बेटा कितना होता है इस पे? 0। कितना होता है? 0। क्लियर है? हाँ बेटा। तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी को डाउट तो नहीं होगा, बहुत बेसिक बातें बताई। और ये टेबल, वीडियो को पॉज करके ये टेबल आप नोट कर लेंगे बेटा। अभी पॉज करें, है ना, आप इसको पॉज कर सकते हैं अभी। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा इसको बड़े ध्यान से सीखने वाले हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, और बेटा यहीं से न्यूमेरिकल आएंगे। यहां आपको बिल्कुल फुल अटेंशन के साथ बैठना है, फुल अटेंशन के साथ ये वीडियो देखनी है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले, है ना, डेफिनेशन को तो हम बाद में देखने वाले हैं, डेफिनेशन को तो अभी आप छोड़ ही दे। क्लियर है? सबसे पहले बड़े सिंपल तरीके से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल कवर हो जाते हैं, और वो न्यूमेरिकल इवन 10th क्लास में भी आ जाता है। ओके, एनसीईआरटी में इतना नहीं है जिक्र। क्लियर है? चल देखो ध्यान से। अब हमें इतना पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। चलिए उसके साथ साथ एक बेसिक सा ये पॉइंट भी हमें पता है कि जैसे मान लो सर अपने पास है Na और एक है Cl, है ना। तो देखे तो ये NaCl ऐसे होता है, NaCl। ब्रेक करेंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाले, किसको दे दिया बेटा? Cl को। सर ये क्यों बता रहे हो आप हमें? बेटा इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता हो, और पता होगा भी, कि जो भी एटम या जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है उस पे चार्ज आता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन लेती है उस पे चार्ज आता है बेटा नेगेटिव। क्या आता है? नेगेटिव, जैसा यहां हुआ एज यूजुअल। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से आगे। अब क्या हुआ बेटा, अगर मान लो लेट, चलिए बैठाते हैं अपने पास
ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी, जैसे ये है ना, एक बार ये देख लेते हैं। अगर मान लो इस बॉडी से ये है ए बॉडी कोई, और एक इलेक्ट्रॉन उठा के मैंने यहां भेज दिया। पहले ये न्यूट्रल था, पहले क्या था बेटा, ये न्यूट्रल, ये भी क्या था, न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल थे। मैं ये नहीं कह रहा इन पे चार्ज नहीं था, चार्ज तो था इनमें, लेकिन नेट चार्ज 0 था ना, तो ये क्या थे बेटा, न्यूट्रल। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैंने उठा के एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मैंने ए से बी बॉडी की तरफ भेज दिया, ठीक है, देखो ध्यान से, तो बी बॉडी पे तो तय है कि सर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ए बॉडी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ए बॉडी पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है, भेजा है, ओके, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन गए उधर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, हम बस बेसिक बातें कर रहे हैं, और ये बेसिक बातें समझ में आ गई तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब देखो, अगर मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ए से बी बॉडी की तरफ भेज देता हूं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो बी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन कितना आएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज लेके जाएगा भाई, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इधर, तो इस बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा, देखो लिखा हुआ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बेटा इतना चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? ये रहा, 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को भेजा है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन भेजा है तो एक से गुना कर दिया मैंने यहाँ पे उठा के, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके चलिए, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को उधर भेज दूंगा तो उधर जितना चार्ज नेगेटिव आएगा उतना ही चार्ज इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेट में न्यूट्रल था, क्या था, न्यूट्रल। अब दोबारा इधर ले आओ तो न्यूट्रल हो जाएगा ये। क्लियर है? अब अगर मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दूं, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर कितना चार्ज आएगा, जितना 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दो, इधर जो चार्ज आएगा वो नेट नेगेटिव आएगा, इधर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? अगर दोनों तरफ देखें मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड क्या बेटा, सेम। जितना मैग्नीट्यूड बेटा इधर है उतना मैग्नीट्यूड इधर है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, समझाना क्या चाहते हो सर वो बताओ, है ना। देखो ध्यान से बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन भेजे तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन भेजे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसका मतलब ये नंबर बदल रहा है, 1 2 3 4 5, इसको मैंने n मान लिया। दिखाई दे रहा है? वेट 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 इसको हमने क्या मान लिया, इसको n मान लिया, और ये जो चार्ज आपके सामने है ये या ये, इसको हमने मान लिया E। क्या मान लिया, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, उसके आगे देखो माइनस भी, ये लिखा हुआ देखो, माइनस माइनस माइनस, या फिर क्या हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है। इस बॉडी के लिए मैं क्या लगा दूं, प्लस, इस बॉडी के क्या लगा दूं मैं, माइनस। तो किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज अवेलेबल होगा तो किस फॉर्म में, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE की फॉर्म में होगा। और n यहां पे क्या रहेगा बेटा, n कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होगा, और ये इसे क्या बोलेंगे हम, ये क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर। क्या होगा यहाँ पे बेटा, ये इंटीजर। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, n की वैल्यू देखो, जो फॉर्मूला अपने पास आया देखो यार, n Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, n की वैल्यू, Q की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी। n की वैल्यू कभी 1.5 नहीं होगी, नो, कभी 2.5 नहीं होगी, कभी 1.7 नहीं होगी। n की वैल्यू कभी भी इनमें से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, 3 को, 4 को, 5 को, लेकिन कभी भी आप 1.5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर आप 1.5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पाते तो यहां 1 की जगह पे क्या लिख सकते फिर, 1.5, लेकिन वो पॉसिबल है ही नहीं। आया कि नहीं आया समझ में? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली क्या है, अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Q इज इक्वल्स टू
प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो नोट, नेवर फाउंड चार्ज एज 1.5 ई, या हम बात करें 1.67 ई, तो ऐसे कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं वो बेटा। क्लियर है? चलिए यहां तक कोई डाउट? अब आप आराम से पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इन नेचर इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? और अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो बेटा वीडियो को पॉज करें अभी और नोट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए उसके बाद आगे। हाँ भाई उसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने है ना? अगर क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज करें और खुद से ट्राई करें। क्लियर है? और जो आंसर आता है वो कमेंट में लिखें। चलिए देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी। देखो जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना बच्चों के सामने, फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हो पाते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाली। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी दिक्कत कहां आती है, क्योंकि मैं जेई के बच्चों की बात कर लूं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे बच्चे उनकी बात करूं, तो उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है फिजिक्स, और फिजिक्स में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स, कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत है बेटा वो है क्वेश्चन को समझने की, और उससे पहले जो दिक्कत है वो है कॉन्सेप्ट की। अगर बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो गई। बची 50% क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है, आपके सामने जो क्वेश्चन होता है ना, आप उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ डालते हैं। उस क्वेश्चन को कभी भी पूरा नहीं पढ़ना होता, उस क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ना होता है। और दूसरा, इंग्लिश भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? यू कहते हैं ना कि नीट आईआईटी की तैयारी करने वाले क्या इंग्लिश, अरे नहीं भाई, आपको अगर क्वेश्चन समझना है तो इंग्लिश तो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्वेश्चन कैसे समझोगे आप? क्लियर है? और हिंदी मीडियम की जो लैंग्वेज है वो इतनी आसान नहीं है कि आप सोचो मैं हिंदी मीडियम के या कुछ लाइनें पढ़ के मैं पता लगा लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब मैं हर एक न्यूमेरिकल आपके सामने करता हूं तो आपको तरीका सीखना है, आपको समझना है कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को किया जाता है। देखिए ध्यान से, ये वो है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है इतने। एक तो ये देख लिया हमने, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए कहां से, न्यूट्रल बॉडी से। सबसे पहले हम यहां देखो, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है पूरा, तो सबसे पहले हम यहां ड्रॉ करेंगे न्यूट्रल बॉडी। ये लो सर, ये हमने बना दी एक न्यूट्रल बॉडी। क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी से हमने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाए, एक एरो लगा दो और रिमूव करवा दो 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, कराओ रिमूव। रिमूव करवा दिए। रिमूव करवाने के बाद जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाया गया है उस बॉडी पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। देखो सर, इस बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस बॉडी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये कहीं भी भेज दी इलेक्ट्रॉन, बस यहां से निकाल लिया हमने, है ना? तो कितना पॉजिटिव बेटा, अपने पास फॉर्मूला है तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, है ना? तो यहां पे तो प्लस लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे प्लस? क्योंकि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है। क्या किया गया है? इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है ना? रिमूव करेंगे तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, प्लस एन ई। एन कितना लें, देखो गिवन है 10⁻20, तो Q इज इक्वल्स टू प्लस एन कितना होगा बेटा, 10⁻20, और E की वैल्यू हमें पहले ही पता है। E कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इसको, है ना? तो कितना आएगा ये 1.6 इंटू 10⁻+20 और -20। देखो मैथ्स थोड़ा सा है ना, 10 बेस सेम पावर है, 20 में -19 ऐड करेंगे तो ये सिर्फ 10 बचेगा, और अपना आंसर आएगा बेटा 16 कूलम। आया कि नहीं आया समझ में? तो बहुत आसान है। चार्ज ऑफ बॉडी
फर्स्ट आंसर अपना आ चुका है कितना, 16 कूलम। चलिए फिर उसके बाद क्या है, बॉडी पे चार्ज तो इतना आएगा, फिर क्या है, चार्ज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से कितना चार्ज रिमूव किया। भाई एक बार बताओ, इस पे कितना आया है, +16 कूलम, तो रिमूव कितना किया होगा, -16 कूलम। दोनों को ऐड करके देख लो, 0 आ जाएगा। 0 का मतलब वो एक क्या थी, न्यूट्रल बॉडी। क्या थी, एक न्यूट्रल बॉडी। क्लियर है बेटा, फर्स्ट का आंसर आ गया, बॉडी पे चार्ज आएगा 16 कूलम, कितना चार्ज रिमूव किया, -16 कूलम। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा चेंज इन मास, क्या देखने वाले बेटा हम, चेंज इन मास, कि मास कितना चेंज हुआ। ये देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। मान लो मेरे पास ये एक कोई भी बकेट, बाल्टी, कुछ भी है, कुछ भी मान लो, है ना, टब है, और इसमें बहुत सारी बॉल रखी हैं। ये रखी सर, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी रखी हैं, और मेरे को ये पता है एक बॉल का जो मास है वो है 1 kg, लेकिन मुझे टोटल मास तो नहीं पता कितना है। ओके, एक का मास पता है 1 kg, जितनी रखी होंगी, अब ये भी नहीं पता कितनी है, आई डोंट नो। अब मैंने क्या किया, यहां से एक बॉल उठा के बाहर निकाल दी, है ना, एक बॉल, तो वो ये पूछ रहा है इसका मास कितने से चेंज हो जाएगा। भाई ये बात बताओ, अगर आपने इस टब में से एक बॉल बाहर निकाल दी, तो इसका मास, एक बॉल का जो मास है ना, उतने मास से ही चेंज हो जाएगा। मैं 1 किलो कम कर दूं, मान लो हम एप्पल ले रहे हैं, ठीक है, हर एक एप्पल 1 kg का है, अगर मैं एक एप्पल निकाल लूं तो कितने से मास कम हो जाएगा, 1 kg से। अगर वहां से 2 एप्पल निकाल ली जाए तो 2 kg से, और 3 एप्पल बाहर निकाल ले तो बेटा 3 kg से मास कम हो जाएगा। उसी तरीके से वही क्वेश्चन अपना यहां पे है, वो कह रहा है कि सॉरी, चार्ज नहीं आएगा बेटा यहां पे, यहां आएगा चेंज, चेंज इन मास, मास का चेंज कितना होगा। अब देखो ध्यान से, उस न्यूट्रल स्फीयर से हमने 10⁻20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, कितने बाहर निकाले, 10⁻20, तो कितने से मास चेंज होगा। भाई जितना मास 10⁻20 इलेक्ट्रॉन का होता है, उतना ही मास से तो चेंज हो जाएगा। तो टोटल मास कितना आएगा, टोटल मास हो जाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 10⁻20। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 9.1 इंटू 10⁻11 kg। इतने मास से इसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है, तो बेटा यहां तक कोई डाउट। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने देख लिया, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। ओके, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इस पे और चर्चा करते हैं। चलिए, अ बॉडी हैज चार्ज +8 कूलम। बेटा क्वेश्चन कभी पूरा मत पढ़ो, टुकड़ों में पढ़ो उसको, ताकि क्वेश्चन को हम आसान कर सके। ठीक है, चलिए, अ बॉडी हैज चार्ज, देखो एक बॉडी है और कह रहा है उस पे पहले ही चार्ज है। अगर पहले ही चार्ज है ना बेटा, उसको अलग से लिख लो, इधर लिख लिया, ऑलरेडी हैज अ चार्ज ऑफ +8 कूलम। ऑलरेडी चार्ज कितना है, +8 कूलम यहां पे है। अब बॉडी है चार्ज +8 कूलम, इफ कितने इलेक्ट्रॉन हमने उसको दिए, देखो गिवन लिखा है, गिवन। अब एरो इधर आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन दिए बेटा, 3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन उठा के यहां भेज दिए। क्लियर है, इधर तो बेटा इस स्फीयर पे चार्ज कैसा आना चाहिए, ये +8 कूलम ना देखो आप, ये है ही नहीं। ओके, इसको बाद में देखेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉन भेजे हैं, ऑब्वियस सी बात है इस बॉडी पे चार्ज आएगा नेगेटिव। क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। फॉर्मूला लगाते हैं, Q इज इक्वल्स टू -NE। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भेजे गए हैं। n की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻19। E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां पे कैंसिल हो जाएगा, 1.6 इंटू 3
-4.8 कूलम। इसका मतलब आपने इतने इलेक्ट्रॉन भेज दिए यहां पे, इसका मतलब आपने कितना चार्ज भेज दिया, -4.8 कूलम। कितना भेज दिया बेटा, -4.8 कूलम। और ऑलरेडी कितना था, +8 कूलम। कितना भेजा, -4.8 कूलम। बेटा एक बात का ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं, चार्ज जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है, ऐड ही करना है। +8 में -4.8 ऐड करेंगे तो जो नेट चार्ज आएगा, क्या आएगा, जो नेट चार्ज वो आएगा 3.2 कूलम ऐड करने के बाद। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है बेटा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को फिर से एक बार रिपीट कर लेना, क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है। चलिए, बड़े आसान तरीके से मैंने यहां समझाया है, ओके। एक क्वेश्चन और आपके सामने, ट्राई करेंगे, करो ट्राई, वीडियो को पॉज करके और यही क्वेश्चन ट्राई करो, और आपका क्या आंसर आता है आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? चलिए देखो, अ बॉडी हैज चार्ज +2 कूलम। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा, है ना, अभी किया था हमने। एक बॉडी है, उस पे चार्ज +2 कूलम है, बेटा अलग से लिख लो, अब ना छेड़ो उसको, +2 कूलम है, अलग से लिखो उसको। उसके बाद देखो, चार्ज इफ 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वर रिमूव्ड। अब हमने क्या किया, इससे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लिए, तो इस बॉडी पे चार्ज तो आएगा पॉजिटिव, तो प्लस n की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻20। E कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 10⁻20 10, और ये हो गया कितना, 16 कूलम। ध्यान से, इस बॉडी पे चार्ज तो पॉजिटिव आएगा, +16, +2 पहले ही है, टोटल कितना हो गया, 18 कूलम। करेक्ट आंसर। आया कि नहीं आया समझ में, बड़ा आसान क्वेश्चन। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन और, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज पूछ रहा है वो, है ना, फाइंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, He2 पॉजिटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव होता है, ओके। तो फॉर्मूला वही लगा देंगे, Q इज इक्वल्स टू +NE, और n की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 2 +2 इंटू E कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻−19 कूलम। क्लियर है बेटा? आया कि नहीं आया समझ में, इतना सा बस, ठीक है। चलिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बड़े आराम से समझना पड़ेगा, और उसके लिए आपको केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, केमिस्ट्री। क्या, केमिस्ट्री। चलिए, क्या कह रहा है, बॉडी हैज 3 मोल्स ऑफ एटम। एक बॉडी पे कितने मोल एटम है, मोल में बोला है, अब मैं नंबर ऑफ एटम निकालना चाहूंगा यहां पे पहले ही, है ना। तो बेटा फॉर्मूला आपको पता ही केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय atomic mass is equals to number of atoms by Avogadro's number, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स यहां पे गिवन है 3, नंबर ऑफ एटम्स हमें चाहिए एवोगैड्रोस नंबर 6 ले लेते हैं, 6.023 10⁻23 होता है, 6 इंटू 10⁻23 ले लिया हमने। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए 18 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ एटम्स तो यहां पे आ गए, ओके। अब क्या बोल रहा है देखो, 1% ऑफ इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन ईच, मतलब ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स। अब इन एटम्स में से 1% एटम निकाल लो, बोलो ना 1%, तो इसका 1% निकाल लो,
कैसे आएगा 1%? इधर लिख रहे हैं बेटा 1% कैसे आएगा? 1/100 इंटू 18 इंटू 10⁻23, यह आ जाएगा अपना 10⁻21। तो 1% एटम आ गए 18 इंटू 10⁻21। कितने एटम आ गए बेटा? 1%, 18 इंटू 10⁻21। क्लियर है? चलिए, अब वो कह रहा है जो 1% एटम है ना, जितने भी 1% एटम इतने हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 1% एटम निकाल लिया हमने, ये है 1% एटम, देखो ये रहा। और ये जो 1% एटम है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इसका मतलब जितने वो 1% एटम है उतने ही इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा ना, ठीक है? तो इतने ही इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। फाइंड चार्ज ऑन बॉडी, बॉडी पे चार्ज, अब लूज किया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहां आएगा Q इज इक्वल्स टू प्लस NE। N हमें पता है 18 इंटू 10⁻21, E पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है बेटा? आया कि नहीं आया समझ में? एनी डाउट? चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे थोड़ा सा केमिस्ट्री की समझ भी आपको आ गई है ना, तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही है। चलिए, उसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हाँ, उसके बाद क्वार्क पार्टिकल तो बेटा ये हम आगे देखेंगे, है ना? ये टॉपिक तो हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद ये एक पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो ध्यान से बेटा। इसका मतलब क्या? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। देखो, इसका मतलब ये है कि सर जहां पे चार्ज होगा, जहां पे क्या होगा? चार्ज होगा, वहां पे मास पक्का होगा, 100% श्योर है। मैंने कहा जहां पे चार्ज होगा, बेटा चार्ज है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ तो है ना? मैंने क्या बताया कि जहां पे चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ तो है वहां पे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास भी तो होता है, और किसी न किसी बॉडी पे ही तो होंगे। अगर किसी बॉडी पे भी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास तो है। इसका मतलब जहां पे चार्ज है वहां मास पक्का होगा ही होगा। और इसका एग्जाम्पल है बेटा चार्ज बॉडी। देखो बताता हूं, दो चीजें, चार्ज एक तरफ मास। मैं कह रहा हूं चार्ज है मास भी है। इज इट पॉसिबल जहां पे चार्ज है वहां मास होगा? यस, ये पॉसिबल है। इसका एग्जांपल जाएगा चार्ज्ड बॉडी। क्या जाएगा बेटा इसका एग्जांपल? चार्ज बॉडी। मैं कहता हूं मास है पर चार्ज नहीं है। इज इट पॉसिबल? भाई मास है चार्ज नहीं है, यस, ऐसा भी हो सकता है। कोई न्यूट्रल बॉडी, कोई न्यूट्रल बॉडी, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, उल्टा मैं कहूं कि वहां पे चार्ज है मास नहीं है, नॉट पॉसिबल। और मैं कहूं कि चार्ज भी नहीं है मास भी नहीं है, ऐसी भी कोई बॉडी है? बिल्कुल, फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। क्लियर बेटा? तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। लेकिन वो उल्टा भी लिख सकता है, क्योंकि एग्जाम में जब आप एग्जाम सेंटर पे जब आप होते हो और पेपर सामने होता है तो भाई वहां पे विचलित करने के लिए वो जैसे चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास लिखा है उसने, तो उल्टा भी लिख सकता है। वो चार्ज की जगह मास और मास की जगह चार्ज लिख देगा, मास इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद चार्ज। क्लियर है? तो वहां पे बड़ी दिक्कत आ जाती है बेटा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो क्या चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये सही है। तो याद कैसे करें इस चीज को? देखो अल्फा ABCD में सबसे पहले क्या आता है? P, और M क्या आता है बाद में। तो चार्ज पहले आएगा और मास बाद में आएगा बेटा। क्लियर है? आया कि नहीं आया समझ में? ओके। उसके बाद बोल रहा है बेटा चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट कैसे है? और बट वेलोसिटी इज वेरिएंट। सुने ध्यान से, अगर मान लो एक कोई भी मान लो ट्रेन है, लेट ये ट्रेन है, और इस ट्रेन पे कोई भी या कोई वैगन है ना, तो इस पे चार्ज जो है वो 10 कूलम है। कितना चार्ज है? 10 कूलम। ओके, और इसकी ये राइट साइड मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान देना, अगर मैं इसी वैगन के अंदर बैठ के, इसी गाड़ी के अंदर बैठ के, इस डिब्बे के अंदर बैठ के अगर मैं
इसकी वेलोसिटी देखना चाहूं तो बेटा इसकी वेलोसिटी मुझे क्या दिखाई देगी पता है, 0, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। और अगर हम जिस फ्रेम में हैं उस फ्रेम की वेलोसिटी कुछ भी है तो वो हम देख नहीं पाएंगे, क्लियर है। लेकिन चार्ज कितना होगा, 10 कूलम। अगर मैं बाहर जा खड़ा हो जाऊं प्लेटफॉर्म पे और बाहर किसी और फ्रेम से देखूंगा तो मुझे ये बॉक्स चलता हुआ दिखाई देगा और तब मैं इसकी वेलोसिटी को देख सकता हूं। लेकिन चार्ज अब भी कितना रहेगा, 10 कूलम। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, कहीं से भी देखें चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। क्लियर है बेटा, आया कि नहीं आया समझ में? यहां पे कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? एनी डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं है? देखिए ये आ गया ना समझ में। इसका मतलब चार्ज क्या है, इनवेरिएंट, बट वेलोसिटी क्या है, वेरिएंट, क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। चलिए ये क्लियर है बेटा, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्लियर है? ये मैंने आपको लिखवा दिया। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वार्क पार्टिकल के बारे में। किसके बारे में, क्वार्क पार्टिकल के बारे में। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, ओके। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बारे में हम फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल नहीं बोलते, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ पार्टिकल से मिलकर बने हैं और वो पार्टिकल पता है बेटा क्या है, वो है क्वार्क पार्टिकल्स। वो क्या है बेटा, क्वार्क पार्टिकल। देखो लिखा है दीज आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इन्हें हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर फंडामेंटल पार्टिकल बोलेंगे। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क पार्टिकल। कितने टाइप क्वार्क पार्टिकल होते हैं यहाँ पे, 6 टाइप के। कौन से, अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, ये 6 टाइप्स के क्वार्क पार्टिकल यहां देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें बेटा जो प्रोटॉन होता है, क्या होता है, जो प्रोटॉन वो 2 अप और 1 डाउन से मिलकर बना होता है बेटा। प्रोटॉन किससे मिलकर बना है, 2 अप और 1 डाउन से। अप पे चार्ज कितना होता है, देखो अप पे प्लस 2e/3, दूसरे अप पे भी कितना होगा, प्लस 2e/3, डाउन पे कितना होगा, -e/3। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, है ना, प्लस 2e माइनस e, तो बेटा कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे 3e/3, वो भी प्लस 3 से 3 कितना आएगा, प्लस e। तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस e तो होता है। e की वैल्यू हमें पता ही है कितनी, 1.6 × 10⁻19 कूलम। उसके बाद देखो बेटा न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। न्यूट्रॉन जो है वो 1 अप और 2 डाउन से मिलकर बना है। अप पे चार्ज कितना देखो हम देख चुके हैं, प्लस 2e/3 और ये -e/3 माइनस e/3। एलसीएम लेंगे 3, कितना आएगा बेटा, प्लस 2e माइनस e कितना आएगा, 0। क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल। क्लियर है बेटा? तो क्वार्क पार्टिकल के बारे में चीजें क्लियर हुई। क्या होते हैं क्वार्क पार्टिकल, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है या फिर इनको फंडामेंटल पार्टिकल भी बोल लेते हैं। और कितने टाइप के होते हैं, ये 6 टाइप्स के होते हैं। यहां तक कोई डाउट बेटा? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? अगर कोई डाउट है या नोट करना है तो बेटा वीडियो पॉज करके और आप ये नोट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए हो गया। उसके बाद देखो जैसे अपने पास 2 बॉडी बेटा, एक का मास ma है और एक का क्या है, mb। क्लियर है? और हमने यहां पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन उठा के ट्रांसफर कर दिए ma से mb पे। तो फिर क्या होगा, जो mb बॉडी है, सॉरी ma है, उसका मास क्या हो जाएगा, ma' और इसका क्या हो जाएगा, mb'। क्लियर है? पहले मास कितना था, ma, इसका मास पहले क्या था, mb। तो चेक करें, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पहले से मास डिक्रीज हो जाएगा, तो ma जो मास होगा पहले वाला वो ज्यादा होगा ma' से। क्लियर है? और यहां पे mb' मास क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या किए गए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं। तो इसका मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दें, क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दें, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जिस बॉडी पे हम इलेक्ट्रॉन्स को भेजेंगे उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है?